हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपसे यही उम्मीद है दोस्त कि आप लोग अपने डेडिकेशन के साथ अपने स्टडी में लगे होंगे। तो आज पुनः हम लोग एक बार फिर आए हुए हैं भारत की संविधान की प्रश्नोत्तरी को लेकर के। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी सिविल सर्विसेज में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों ये, और वनडे एग्जामिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन दोनों की क्लास है, कंबाइंड क्लास होने वाली है दोस्तों। तो मिक्स क्लास लेकर आए हुए हैं। भारत के संविधान के प्रश्नोत्तरी का भाग 2 है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें और दोस्तों को भी शेयर करें दोस्त। साथ ही साथ अगर आप हमारा भारत का संविधान का प्रश्नोत्तरी पार्ट 1 नहीं देखें दोस्तों, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 की बात करेंगे। तो विदाउट एनी डिले क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं यूपीपीसीएस, पीएससी, एसएससी वगैरह सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार्ट किया जाए क्लास को। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। हम लोग 40 क्वेश्चन तक कर चुके से उस दिन। तो निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। किसी किसी को राष्ट्रपति गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत, सॉरी, यहाँ से गलत मैंने रीडिंग कर दिया। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के आबाद रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विविध उपबंध नहीं है इन वक्तव्यों में से। तो उसमें राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों 41 का सी, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। 41 का सी है दोस्तों, यानी किसी को राष्ट्रगीत, ठीक है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये तीनों आपके सही हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग थोड़ा इसको हाईलाइट के लिए मोटा कर लेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कौन सा मूल अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 42 का सही आंसर होने वाला है दोस्तों बी नंबर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। यही जो है मूल विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, ये रहा। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। नीचे दिए कूद का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। विधि के समक्ष समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है कौन से अधिकार दोस्तों। कूट ए नंबर है 1 3 4, कूट बी है 1 2 4, कूट सी है 1 2 3, कूट डी है 2 3 4। तो इसमें राइट जो आंसर होने वाला है दोस्तों वो डी, ठीक है। ये 2 3 4, ठीक है, यानी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता और चुनाव भी लड़ने का अधिकार
भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। गैर नागरिक कौन से अधिकार जो हैं वो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने और बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, यानी कि जो यहाँ के नागरिक नहीं है भारत के उनको भी उपलब्ध है। तो जो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर। ये संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ठीक है, क्या है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। 45 नंबर देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। यानी कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जो सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रत्याभूति प्रदान करता है। तो जो है आपका 45 का बी नंबर इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 16(1) और 16(2) सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान मान्यता देता है, ठीक है, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई और निर्जाति अल्पसंख्यकों को। तो इसका राइट आंसर जो 46 का दोस्तों क्या होने वाला है, 46 का सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया दोस्तों, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, कब जोड़ा गया, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो 47 का जो सही आंसर होने वाला है ए नंबर, यानी 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार जो है भारतीय संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। 47 का सही आंसर ए है। ठीक है, आपका 48 नंबर, 48 क्वेश्चन, कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। तो एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो 48 का सी, शिक्षा का अधिकार। ठीक, तो शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, ये शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार भी है। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा एक अधिकार भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। देश के किसी भी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, वित्त या उपाजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो 49 का बी नंबर इज द राइट आंसर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार जो है, एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता। क्या नहीं सम्मिलित करता दोस्तों? बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को, सिखों को। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द जो है वो पारसियों को, ठीक है, पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? ठीक है, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संप्रदाय समुदाय के एक विविध प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह विशेष लाभों का हकदार होता है। कौन कौन से विशेष लाभों का हकदार होने वाला है दोस्तों? तो 51 का सही आंसर जो है वो आपका सी नंबर, केवल 1 और 3। ठीक है, यह समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। तीसरा, यह समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 हो गया आपका। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? ठीक है, यानी खुद किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किस अनुच्छेद के अंदर प्रावधान दोस्तों? अनुच्छेद 20(3) में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 74 में। तो 52 का राइट आंसर दोस्तों क्या है? ए नंबर, अनुच्छेद 20 के 3 में बताया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंधों में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन में संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो 53 का राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 20। ठीक है, क्या दोस्तों? अनुच्छेद 20 जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता। अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो 54 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 20। ठीक है, ये राइट आंसर है। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया जा सकता है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद अनुच्छेद 26। तो 55 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? 55 का सी, अनुच्छेद 21। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 हो गया दोस्तों। 56 की बात करेंगे। तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के से प्राप्त है? बंदी बनाए गए अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के से प्राप्त है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। 56 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 22। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है। 57 नंबर, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी नहीं बनाया जा सकता है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए उसको बंदी नहीं बना सकते दोस्तों। कितने माह के लिए? सॉरी, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, यानी उस पर मुकदमा ना हो तब भी बंदी बनाया जा सकता है दोस्तों। कितने माह के लिए? 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 9 माह के लिए। तो 57 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? बी नंबर इज द राइट आंसर, यानी 3 महीने के लिए उस पर बिना मुकदमा चलाए ही हम लोग बंदी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे। तो एक प्रलेख को निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? किस प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है दोस्तों? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध। तो इसका 58 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? बी नंबर, बी नंबर इज द राइट आंसर। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रलेख है जो किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59, बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था दोस्तों, कब? 1971 में, 76 में, 79 में, 1981 में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होने वाला है? 59 का राइट आंसर दोस्तों बी नंबर इज द राइट आंसर, 1976 में। ठीक है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन के अधिनियम संसद ने पारित किया था 1976 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया दोस्तों भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। तो 60 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? उपयुक्त सभी द्वारा। भारत के संविधान द्वारा भी, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा भी, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया। यानी छोटे छोटे बच्चे जो हैं कहीं भी इंडस्ट्रीज वगैरह में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाल श्रम नहीं कराया जा सकता। अगर कोई ऐसा कराया जाता है तो उस पर केस किया भी जा सकेगा। ठीक है, इसलिए छोटे छोटे बच्चों से कहीं कारखाने वगैरह में काम नहीं करने दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 60, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं और हस्तांतरणीय अधिकार हैं। मौलिक अधिकार उम्र पर आधारित है और हस्तांतरणीय अधिकार है। मौलिक अधिकार
अधिकारों को केवल राष्ट्रपति आपात के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। तो 61 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? डी नंबर। मौलिक अधिकार को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। ये डी नंबर इज द राइट आंसर। मौलिक अधिकारों के संबंध में ये कथन सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिया हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय दोस्तों कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों? तो अनुच्छेद 14। ठीक है। और किस देश से लिया गया दोस्तों? ये भी महत्वपूर्ण है। तो ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 62 का जो सही आंसर है क्या है दोस्तों? ब्रिटेन। यानी कि कानून के समान समक्ष समानता सभी के लिए होगी, एक कानून सभी के लिए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? जिला स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तरीय निकाय, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 63 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? 63 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक पंचायती राज समिति उपयुक्त में से यानी जिला स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर भी एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? किसका संबंध जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? अपीलीय अधिकार, मूल अधिकार क्षेत्र, कॉलेजियम प्रणाली, उपयुक्त में से एक से अधिक। 64 का राइट आंसर दोस्तों क्या है? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय किसका संबंध दोस्तों? भारत के सर्वोच्च न्यायालय से अपीलीय अधिकार, मूल अधिकार क्षेत्र, कॉलेजियम प्रणाली भी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर 64 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? राज्य का मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के, विधानसभा के, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 65 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? सी, विधानसभा। ठीक है। राज्य का जो है मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो विधानसभा के। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? रंगराजन समिति, SBS राघवन, विजय केलकर समिति, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका 66 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? बी नंबर। SBS राघवन समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है। 66 नंबर देखें। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। ठीक है। कथन और कारण दोस्तों दिया गया। संघीय कार्यप्रणाली का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यप्रणाली का, संघीय कार्यपालिका ऐसा बोल सकते, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। ठीक है। तो उपयुक्त के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? ए और दोनों सही हैं। आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका दोस्तों कथन कारण में इसका राइट आंसर जो है 67 का सी, ए सही है किंतु आर जो है वो गलत है। ठीक है। ए यानी संघीय कार्यपालिका का मुखिया जो है भारत का राष्ट्रपति होता है, परंतु राष्ट्रपति की शक्तियां की सीमा
परंतु राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों। राष्ट्रपति भी एक सीमित दायरे में भी काम करता है दोस्तों। कार्य संघीय कार्यप्रणाली का जो है मुखिया राष्ट्रपति होता है भारत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत में जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार के होता है? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान से। 68 का आंसर क्या है दोस्तों? अप्रत्यक्ष मतदान से भारत के राष्ट्रपति का जो है वो चुनाव होता है, ठीक है। ना ही राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, या ना ही प्रत्यक्ष रूप से, ना ही लोकसभा के सदस्यों द्वारा भारत का जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कथन एक और कारण दोस्तों दिया गया, कथन एक और कारण आर दिया गया। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचित से चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है दोस्तों। एक निर्वाचन कारण जो है एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधान सभाओं को के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। जो उपयुक्त में से संदर्भ में कौन सा सही चुनाव है, चुनिए उसको। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ए और दोनों सही हैं किंतु ए का सही किंतु ए सही है, ठीक है। तो 69 का सी, ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ठीक है। यानी भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित चुना जाता है दोस्तों। एक निर्वाचन मंडल की ये व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिला करके जो है कौन कौन से दोस्तों, संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिला करके राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है दोस्तों, और उसी के तहत राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो 70 का जो राइट आंसर है वो बी नंबर, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो 71 का जो है राइट आंसर क्या है दोस्तों, डी नंबर इज द राइट आंसर। 1, 3 और 4 सही है, ठीक है। ये संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों। सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो 22 का जो है 72 का राइट आंसर क्या है, डी है, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य।
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होता है राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 73 नंबर। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 150। जो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 155 के तहत भारत में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। और दोस्तों ये भारत की राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत भारत में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी क्वेश्चन नंबर 74 की बात करेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुखिया प्रदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, वह स्वयं प्रत्याशी होता है। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो 74 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? सी नंबर, वह विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। भारत के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मत देने के लिए पात्र नहीं है, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? वह राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 75 का बी, पढ़ा लिखा हो। ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, यानी जरूरी नहीं है कि वह पढ़ा लिखा ही हो, बाकी सभी जो हैं आवश्यक हैं। आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। ये आवश्यक नहीं है कि वह पढ़ा लिखा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। इसमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? ए नंबर 1 कथन सही है, बी 2 कथन सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, डी 1 और 3 सही। तो 76 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? 76 का राइट आंसर बी 2 सही है, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक संसद द्वारा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। एक संसद या फिर विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है दोस्तों, बन भी सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है, परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो 77 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो 77 का सही आंसर सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, चाहे वो सांसद हो या विधानसभा का सदस्य हो, उसकी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी।
निर्वाचित होने के तुरंत बाद अगर राष्ट्रपति बनता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करेंगे दोस्तों। तो इसका सही, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो 78 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 57 जो है ये राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो, अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव के कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंप दिया जाता है। किसे सौंप दिया जाता है यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है दोस्तों? तो भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो 79 का जो है सही आंसर है दोस्तों ये सी नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जो है सौंप दिया जाता है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो। ठीक है, किसे सौंपा जाता है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 80। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर रह सकता है दोस्तों। कब तक? तो यानी अपने पद ग्रहण के दिन से ही। ठीक है, अपने पद ग्रहण करने के दिन से ही राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अगर वह इस्तीफा नहीं देता है तो। भारत के राष्ट्रपति उसका 5 साल का कार्यकाल होता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं दोस्तों? लोकसभा स्पीकर को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्याध्यायु। 81 का जो राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर, उपराष्ट्रपति को। जब कोई राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है दोस्तों तो वो किसको सौंपता है दोस्तों? संबोधित करके देता है दोस्तों उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जा सकता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी नंबर। ठीक है, तो 82 का डी, अनुच्छेद 61 के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिविल सर्विसेज से लिए गए हैं दोस्तों ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसे है? निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसी है? संसद के दोनों सदनों को, राज्यसभा को, लोकसभा के स्पीकर को। जिसका जो राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों को भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना उसको आवश्यक है? यदि दोस्तों भारत पर राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग, तो उसको कितने दिन पूर्व उस राष्ट्रपति को सूचना देनी चाहिए भारत में? तो 7 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व, 21 दिन पूर्व, 30 दिन पूर्व। तो 84 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी नंबर है, 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी चाहिए यदि हम राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाते हैं तो। ठीक है,
राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का स्थान यदि खाली रहता है तो उसको कब तक भर दिया जाना चाहिए दोस्तों? 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, 1 वर्ष में। तो 85 का सही आंसर बी, 6 माह में। यदि राष्ट्रपति किसी कारण से अपने पद से हट जाता है दोस्तों, तो 6 माह के अंदर ही उसका चुनाव होना चाहिए, उसके पद को भर देना चाहिए 6 माह के अंदर ही राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? यदि ऐसी कंडीशन आ जाए दोस्तों, तो राष्ट्रपति एवं यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों पद अगर खाली हों तो भारत के राष्ट्रपति के पद कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति का पद कौन चलाता है दोस्तों? प्रधानमंत्री चलाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश चलाएगा दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो 86 का सही आंसर क्या है दोस्तों? बी नंबर। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा दोस्तों, वही राष्ट्रपति के पद पर होगा ठीक है। यदि ऐसी सिचुएशन आती है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस है, वही जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक पद पर नहीं आ जाते, ठीक है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 87 का ए। भारत का जो राष्ट्रपति है दोस्तों, वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित? संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 88 का सी। अनुच्छेद 53 के तहत जो है संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं अनुच्छेद 53 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है दोस्तों? भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, सभी तीनों में। तो 89 का जो राइट आंसर है दोस्तों ए नंबर। भारत के राष्ट्रपति में भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को निहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों इस सेशन का। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 49वें, अनुच्छेद 40वें, 42वें, 44वें। उसका जो राइट आंसर है दोस्तों 90 का डी नंबर। अनुच्छेद 44वें के तहत जो है भारतीय संविधान के एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है, यानी उसको पुनर्विचार किया जा सकता है दोस्तों, मंत्रिपरिषद को भेज देता है अनुच्छेद 44 के तहत। अगर इसमें कोई संशोधन करना हो तो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शायद ये हमारा आज का लास्ट है, तो सेशन यहीं पे
हमारा एंड होता है वीडियो दोस्तों। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, उसमें जाकर के पार्ट 1 देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।